सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के 55 साल से अपनी सरकार के 55 महीनों की तुलना की। पीएम ने रोजगार के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने पीएफ का पैसा कटाना शुरू किया। इसमें 64% वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार ये शुरुआत की। इसके अलावा 2014 तक नेशनल पेंशन स्कीम में 64 लाख लोग रजिस्टर्ड थे, जबकि अक्टूबर 2018 तक ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गया। बीते 4 वर्षों में करीब 36 लाख बड़े ट्रक या कमर्शियल व्हीकल बिके हैं। करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके। एक अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही देश में बीते 4.5 वर्षों में करीब 1.25 करोड़ लोगों को नए अवसर मिले। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक 55 साल में देश में सिर्फ 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जबकि उनकी सरकार में सिर्फ 55 महीने में 13 करोड़ गैस कनेक्शन मिले। 55 साल में 50% लोगों के बैंक खाते खुले, जबकि 55 महीने में 100% लोगों के बैंक खाते खुल गए। 2014 तक यूपीए सरकार ने जरूरतमंदों को 25,000 घर दिए, जबकि मोदी सरकार ने 55 महीने में 1 करोड़ 30 लाख मकान उपलब्ध कराए। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार में 3 लाख करोड़ का डूबा कर्ज वापस आना शुरू हो गया है। वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं और बोले मैं सुबह उठता हूँ तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को महामिलावट कहा। कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को अहंकारी पार्टी बताया और कहा कि 55 साल से 55 महीनों के काम की तुलना हो रही है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। कांग्रेस ने कहा है कि 2019 में उसकी सरकार बनी तो ट्रिपल तलाक कानून खत्म कर देगी। दिल्ली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि 3 तलाक बिल मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजने के लिए है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि देश के अल्पसंख्यक उसकी ताकत हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोटों के लिए मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल को खत्म करने के ऐलान का नतीजा कांग्रेस चुनाव में भुगतेगी। भारत की जनता देख रही है, ना तो हमारी मुस्लिम महिलाएं और ना ही भारत की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की मेंटालिटी के लिए, विकृत मानसिकता के लिए क्षमा करेगी। सरकार ट्रिपल तलाक बिल को संशोधन के साथ लोकसभा से पास करा चुकी है, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से राज्यसभा में बिल अब भी लटका हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा से लंदन की ब्रायनस्टोन स्क्वायर में जिस प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ हुई, उसी को लेकर उनका एक ईमेल जी न्यूज को मिला है। रॉबर्ट वाड्रा को ये मेल उनके सहयोगी सुमित चड्ढा ने भेजा था। ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा है ब्रायनस्टोन स्क्वायर और रॉबर्ट से पूछा गया है कि प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के लिए पैसे कब तक भेजे जाएंगे। जवाब में वाड्रा ने लिखा है, सुबह इस मामले को देखता हूं और जल्द ही मैं लंदन आ रहा हूं। हम कायर राहुल गांधी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बातें मत कर, सिर्फ ये बता कि इस जीजा ने सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कैसे लूटा है, ये बता। रॉबर्ट वाड्रा से कल भी करीब 5 घंटे की पूछताछ हुई थी। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने यूपीए सरकार में पेट्रोलियम सौदों और रक्षा सौदों से मिली रकम से लंदन में 8 से 9 प्रॉपर्टी खरीदी।
आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से आज 8 घंटे तक पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में कार्ति से सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को फटकारते हुए जांच में सहयोग करने को कहा था। ईडी ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन हासिल करने में FIPB की मंजूरी दिलाने के आरोप पर कार्ति के बयान रिकॉर्ड किए। कार्ति अभी जमानत पर हैं। इसी मामले में कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी प्रवर्तन निदेशालय में पेश होना है। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। जनवरी में उनसे भी प्रवर्तन निदेशालय ने 8 घंटे पूछताछ की थी। कोलकाता में ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे पुलिस कमिश्नर का मेडल वापस लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने धरने पर बैठने वाले सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय इन अधिकारियों को केंद्रीय सेवा से भी हटा सकता है। वहीं शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई 9 फरवरी को शिलांग में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करेगी। राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले में सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम केस को मुजफ्फरपुर कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब इस केस की सुनवाई दिल्ली के साकेत में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में होगी। साथ ही अदालत ने इस केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। तो अच्छी बात है कि अगर वो चाहते कि वहाँ पर सुनवाई हो, वहाँ सुनवाई हो, इसमें क्या दिक्कत है। अदालत ने इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार और सीबीआई के खिलाफ नाराजगी जताई। कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार और सीबीआई के अंतरिम निदेशक रहे के नागेश्वर राव को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिहार शेल्टर होम केस की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर कोर्ट की अवमानना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम केस पिछले साल सामने आया था। इसमें आश्रय घर में कई बच्चियों से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली में मौसम अचानक से बदल गया। आज दिल्ली में काफी बारिश हुई और ओले पड़े, लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंकड़ों वाले ओले बरस रहे थे और इन ओलों से कांग्रेस कुछ देर के लिए जम गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा को चुनावी भाषण का एक थिएटर बना दिया और 1 घंटे 40 मिनट लंबा भाषण देकर प्राइम टाइम में पूरे देश को संबोधित कर दिया। इस भाषण का थीम था 55 साल का सत्ता भोग बनाम 55 महीने का सेवा भाव। प्रधानमंत्री मोदी के दमदार भाषण को सुनकर विपक्ष का चेहरा उतर गया था। इस भाषण में स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष थे। इस भाषण में शायरी थी, फिल्मी गाने थे, भारी मात्रा में कटाक्ष थे और इन सब के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त होमवर्क था जो आंकड़ों से भरपूर था। वो लगातार बताते चले गए कि 55 साल के अपने राज में कांग्रेस ने क्या क्या किया और 55 महीने के अपने राज में मोदी सरकार ने क्या क्या किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के आज जवाब दिए, चाहे रफाल का मुद्दा हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप हो। इन सभी विषयों पर उन्होंने आक्रामक तीव्रों के साथ विपक्ष पर ही उल्टा हमला किया। आमतौर पर किसी भाषण का विश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक होता है। आप किसी किताब को भी जब पढ़ते हैं तो पहला पन्ना पढ़ते हैं और बाद में धीरे धीरे आखिरी पन्ना पढ़ते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के इस भाषण को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि उन्होंने अपने इस भाषण का अंत कैसे किया। सबसे पहले आप इस भाषण का आखिरी पन्ना देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस बार नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले इस चुनाव के लिए कौन सा एजेंडा सेट किया है। 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी, 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार
का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। 47 में जो देश आजाद हुए, उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 47 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की, ये लेखा जोखा लोगे तो पता चलेगा कि हर डगर डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएगी। आपने लोगों को घर बिजली पहुंचा दी होती। हाँ, हम 55 महीने में कर दिए हैं और आने वाले में देश हमको यही काम देने वाली है। हम करके रहने वाले हैं। और मैं चाहूंगा हर कांग्रेसी के घर में बसवना का जो वचन आप पढ़ा ना, उसको टिंगा के रखिए। और अभी अभी जहां सरकारें आपको मौका मिला है, वहां तो बड़े अक्षरों में लगा के रखिए, ताकि ये बीमारियां जो आपके यहाँ फली फूली हैं, थोड़े लोग डरने लगे। और इसलिए भी वहां फोटो मोदी की मत रखना, वरना बेचारे डर जाएंगे कि मुसीबत आएगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां, आप चिंता मत कीजिए। देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा, उनको डरना ही होगा। ये डर उन्हें, और इसीलिए तो जिंदगी खपाई है। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल इस देश में चोर लुटेरे बदमाशों का डर खत्म हो गया था, उसी के कारण देश बर्बाद हुआ है। उनके लिए डर पैदा करने के लिए देश ने मुझे यहां बिठाया है। सूरज आएगा भी तो कहां, सूरज आएगा भी तो कहां, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रथ जंगों में। तुम उदास मत हो, तुम उदास मत हो। अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नई चुनावी शब्दावली तैयार की है। अगले 2-3 महीनों तक चुनाव में आप बार बार इन शब्दों और वाक्यों को अब सुनते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महागठबंधन को एक नया नाम दिया है और उसे महामिलावट कहकर पुकारा है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नारा दिया था और वो नारा था, चौकीदार चोर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के उस नारे का भी जवाब दिया और कहा, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। रफाल के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस पर सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप आज लगा दिया और कहा कि कांग्रेस चाहती नहीं है कि भारत की वायुसेना कभी मजबूत हो। और जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के जमाने में कोई भी रक्षा सौदा बिना दलाली के होता नहीं था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थे। यानी जब ये सारे जवाब नरेंद्र मोदी दे रहे थे तो वहां पर राहुल गांधी सुनने के लिए मौजूद नहीं थे। हालांकि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी वहां जरूर मौजूद थी और वो चुपचाप उन्होंने बैठकर प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा भाषण सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। उन्होंने बिना नाम लिए रॉबर्ट वाड्रा की तरफ भी इशारा किया और कहा कि अब लोगों की बेनामी संपत्ति जब्त हो रही है, इसीलिए कुछ लोग बहुत बेचैन हैं। बजट सत्र लोकसभा चुनाव से पहले संसद का आखिरी सत्र है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चुनाव से पहले
विपक्ष पर प्रहार करने और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का सबसे बड़ा मौका था और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। और जब वो भाषण दे रहे थे, इस पूरे भाषण के दौरान जो उन्होंने थीम रखा वो था 55 साल कांग्रेस सरकार के और 55 महीने मोदी सरकार के। और वो लगातार बताते चले गए कि कांग्रेस ने 55 साल के अपने शासन में कितना कम काम किया था और नरेंद्र मोदी ने अपने सिर्फ 55 महीने के शासनकाल में कितने बड़े बड़े काम किए थे। वो बहुत सारे आंकड़े आज इकट्ठा करके लाए थे और आंकड़ों के जरिए बता रहे थे कि 55 साल में इतना काम हुआ और 55 महीने में उन्होंने इतना काम कर दिया। काफी रिसर्च के साथ आज वो आए थे, बहुत सारे कागज आज लेकर आए थे लोकसभा में, जिनसे वो पढ़कर आंकड़े लगातार बता रहे थे। और जैसा हम पहले कह रहे थे, आज दिल्ली में मौसम अचानक से बदल गया। दिल्ली में आज बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे और लोकसभा में नरेंद्र मोदी के आंकड़ों वाले ओले पड़ रहे थे और उन ओलों ने कुछ देर के लिए कांग्रेस को जमा दिया। इस भाषण ने 2019 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा आज एक तरह से सेट कर दिया है, इसलिए आज इसे देखना और समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात को उद्धृत करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हो गया, अतीत में जिस दौर से हमें गुजरना पड़ा वो सभी आवश्यक थे, क्योंकि विनाश का जो काल बीच बीच में आया उसे निकलकर ही भविष्य का भारत आ रहा है। वह अंकुरित हो चुका है, उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिशाली वृक्ष विशालकाय वृक्ष का उगना शुरू हो चुका है। विपरीत परिस्थितियों में विकास की आस, विश्वास यही देश को आगे ले जाता है। चुनौतियों को चुनौती देना ये देश का स्वभाव होता है, वही देश चुनौतियों को परास्त करता है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कैसे इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। अपनी विफलता ईवीएम पर, अपनी विफलता। मैं तो हैरान हूं, देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, यानी आप इतने डरे हुए, क्या हो क्या गया है आप लोगों को? न्यायपालिका को कांग्रेस धमकाती है। मैं जिस प्रकार से न्यायपालिका के निर्णयों को कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ इस तक में। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो। किस प्रकार से आपने देश के साथ, आपने एनटीआर के साथ क्या किया, आपने एमजीआर के साथ क्या किया। इतना ही नहीं, आपने मंत्रिमंडल के निर्णय, कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे? कौन सी सेंसिटी, कौन सी संस्थाओं का सम्मान। और इसलिए कृपा करके
मोदी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 4 उंगली आपकी तरफ होती है। अब जरा हिसाब की बातें चल रही थी, हमारी सरकार तो मैं भी बता दूं। 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने, 4.5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाया। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए यहां आया। 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है, और निर्धारित महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया, ये महामिलावट देखने वालों को। और इसलिए ये महामिलावट का खेल फिर सरकार, अकल्पनीय सरकार, इसके कारण ये महामिलावट हो गया ना। देश ने 30 साल ये स्थिति देखी है। देश कतई अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। आज हमारे खड़गे साहब ने शेर शायरी का मिजाज था उनका, और हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी वो उनकी नजर गई। मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली एक पंक्ति क्यों पसंद आई। लेकिन उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष से आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर, अगर वो चीजें आपको याद रहती हैं तो ये हुस्न वाली पंक्ति है तरफ नजर नहीं जाती। अगर वो होता तो आपकी नजर जाती। और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है ये कविता में आपको दिखाई देना चाहेगा, लेकिन वो नहीं दिखता। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती, लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा। अगर वो बचा होता तो उसकी आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में
अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा, इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कांग्रेस ने यह कहा जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, मैं यहां उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हाँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, ठहरिए, आपके पास सब कुछ है। आपको घंटों तक बोलने दिया है, अगर उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी, आपने सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आप इस सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छे प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, सामान्य व्यवस्था की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दी है। दादा को राफेल के लिए सुनना है ना। एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो। 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था और इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था कि राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा, कोई मामा जब
को मजबूत करने का काम हो रहा है, तब माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं। 8 करोड़ लोगों को जो इस व्यवस्था में थे, जो दलाली लेते थे, आधार की व्यवस्था से 8 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। क्या किया दादा? ये किया। बेनामी संपत्ति कानून तो कितने साल पहले बना पड़ा था, लेकिन पार्लियामेंट में बहस कर ली, दुनिया को मैसेज दे दिया, वोट बटोर लिए, लेकिन उसको आगे ही नहीं बढ़ाया गया, इसी प्रकार के रखा गया। हमने आकर के कानून किया और बेनामी संपत्तियां जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं और प्रॉपर्टी निकल रही है कहां कैसे कौन किसके लिए, कब कहां, और इसलिए परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है। लोकतंत्र का अपमान करना, ये मैं समझता हूं, ये सत्ता भोग के कारण आपके अंदर आई हुई विकृति है। और महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे, उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की है। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत ये मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो, बच नहीं सकते हो। बाबा साहब आम्बेडकर की बात यहां हुआ। आज बाबा साहब आम्बेडकर का उल्लेख हुआ। एक बार बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, और हो सकता है कि मिलावट के रास्ते पर गए हुए कुछ लोगों को शायद बाबा साहब आम्बेडकर में श्रद्धा हो तो काम आएगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने के समान होगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर का वाक्य। कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या के समान होगा। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहां सदन में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने किया, तुमने किया क्या? खड़गे जी, आपका सीआर कोई नहीं बिगाड़ेगा, चिंता मत करो। की चिंता में मैं कॉफी पी रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये तो प्रश्न है। पहले 7 साल की थी, 75 साल तक जी रहा हूं। आप शतायु होना है, आपको शतायु होना है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। में महंगाई को लेकर भी कुछ बातें हुई, हकीकतों से बिल्कुल परे, सच्चाई से परे। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई है, एक गाना था। और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था। और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा
इन्फ्लेशन था। तब ये गाने लिखे गए हैं, तब गाने पॉपुलर हुए थे। महंगाई और आपका अटूट नाता है, अटूट नाता। इस देश में जब भी कांग्रेस आई है, महंगाई हमेशा बढ़ी है। इंदिरा जी के समय 30% से प्लस चला गया था इन्फ्लेशन। ये आपने कारोबार किया था। अब आप 47 से शुरू कर रहे थे। कल मैं खोल के रखूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और इसलिए बीते 4.5 वर्ष में महंगाई का दर 55 महीने में सेवा भाव से चलने वाली सरकार 4% की मर्यादा में बांध करके रही। एक विषय को जरा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। विस्तार से बताने की बात अब शुरू कर रहा हूं। संविधान संशोधन करके हमने देश के गरीब युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक सुविधा तो की है, लेकिन सामाजिक तनाव को जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उस रास्ते को हमने चुना है। SC, ST, OBC उस व्यवस्था को जरा भी हाथ लगाए बिना 10% गरीबों का आरक्षण, ये विषय कोई हमारे आने के बाद आया था नहीं, पहले से था। हमने हिम्मत दिखाई और मैं इस सदन का आभारी हूं, सबका आभारी हूं कि सबने सर्वसम्मति से इस पर साथ दिया। मैं इसके लिए आज मौका लेता हूं आभार व्यक्त करने का, हर एक का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी अन्याय न हो इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात के अंदर सीटें बढ़ाने का भी निर्णय कर लिया है, ताकि हमारी जो प्रगति की यात्रा है उसको कोई तकलीफ ना हो। अब देखिए, देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 to 90% नौकरियां देता है, जबकि संगठित क्षेत्र सिर्फ 10 से 15% ही जॉब देता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80 to 90% है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10 to 15% ओनली। ये जो सेक्टर सिर्फ नौकरियों के 10% प्रतिनिधित्व करता है, मैं उसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं जरा वो 10% वाला हिसाब देना चाहता हूं। 90% वाला हिसाब बाद में देखते हैं। सितंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक, यानी करीब 15 महीने में लगभग 1,80,00,000 लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाना शुरू किया। ये बिना रोजगार होता है क्या? हाँ, इनमें से 64% लोग हैं जिनकी उम्र 28 साल से कम है। इसलिए खरगे जी आज सुबह आर्गुमेंट दे रहे थे, इसको कोई लॉजिक नहीं है। 28 साल से कम उम्र का व्यक्ति मतलब नया जॉब प्राप्त करने वाला लोग होता है। इसके अलावा हमारे देश में मार्च 2014 में करीब 65 लाख लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में रजिस्टर किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में ये संख्या बढ़कर के 1,20,00,000 हो गई। पिछले 4 वर्षों में देश में ऐसे लगभग 6,35,000 नए प्रोफेशनल जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलता है तो क्या किसी और को काम नहीं देता होगा क्या? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना दफ्तर खोलता है, क्या किसी को रोजगार नहीं देता होगा क्या? क्या ये 1, 2, 3 लोगों का स्टाफ नहीं रखता होगा क्या? बीते 4 वर्षों में करीब 36 लाख बड़े ट्रक या कमर्शियल व्हीकल बिके हैं। करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं और 27 लाख से ज्यादा नए ऑटो की बिक्री हुई है। एक अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही देश में बीते 4.5 वर्षों में
करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को नए अवसर मिले हों। मुद्रा योजना के तहत पहली बार लोन पाने वाले लोगों की संख्या 4.25 करोड़ से ज्यादा है। फर्स्ट टाइमर, यानी इन 4.25 करोड़ लोगों ने अपना काम शुरू किया है, लेकिन ये लोग जॉब डेटा के अंदर नहीं होते हैं। हमारी सरकार के दौरान 2 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। क्या इसकी वजह से भी किसी को नौकरी नहीं मिली होगी क्या? एक जमाना था एसटीडी का बूथ लगता था और पार्लियामेंट में उसको रोजगार के आंकड़ों के रूप में बताया जाता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर, 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और करीब करीब 18-20 घंटे काम करते हैं। एक कॉमन सर्विस सेंटर में 3-3, 5-5 नौजवान काम करने लगे हैं और कॉमन सर्विस सेवाएं दे रही है। आप एमएसपी में कितना पैसा लगाते थे, हम एमएसपी में कितना लगाते हैं। आप देख लीजिए, जहां आपकी सरकारें थी एमएसपी में कितनी खरीदी करते थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एमएसपी में कितनी खरीदी करते हैं। जरा आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि किसानों के लिए काम कैसे होता है। 55 साल का सत्ता भोग, 55 महीने का सेवा भाव, ये आपको किसानों की सेवा में भी बिल्कुल नजर आएगा। और आपने 10 साल में चुनाव को ध्यान में रखते एक कर्ज माफी का चक्र बना लिया। ये आपने अपना खेल शुरू किया। 10 साल हवा बनाते चलो और आंख में धूल झोंको और फिर अपना वोट बटोरने की कोशिश करो। ये आपकी 10 वार्षिक योजना है। 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था माननीय अध्यक्ष जी, 6 लाख करोड़ रुपया। इतना बड़ा उन्होंने तामझाम हो हल्ला किया और उनकी इकोसिस्टम में कोई उनको सवाल तो पूछता नहीं है, वो भी गाजे बाजे बनाने लग जाते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आपने माफ कितना किया? 52,000 करोड़। ये क्या, और ये किसको जाता है? बैंक में जो बड़े लोगों से पैसे ले जाते हैं उनको जाता है। जो गरीब किसान है उसको तो बेचारे को कुछ जरूरत है, साहूकार के पास जाना पड़ता है, वो ब्याज में मर जाता है, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं थी। और उस समय जो सीएजी का रिपोर्ट है इसी सदन में रखा गया, लेकिन उस समय इतने बड़े बड़े करप्शन का कारोबार चलता था कि बहुत सी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता था। 2G चलता था, कोयला चलता था, न जाने क्या क्या चलता था और कैसे कैसे लोग चलाते थे, किस समय चलाते थे। लेकिन उस समय के सीएजी रिपोर्ट में है कि उस 52,000 करोड़ में भी 35 लाख लोग ऐसे पाए गए जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन वो पैसे ले। आज प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही चुनाव की कोई चिंता थी। और नरेंद्र मोदी का अंदाज वैसे कभी भी रक्षात्मक नहीं रहा। वो हमेशा अटैक करना पसंद करते हैं और इसीलिए आज उन्होंने आंकड़ों वाला अटैक किया। उनके इस भाषण ने आज ये तय कर दिया कि बीजेपी अब किन किन मुद्दों पर और किन किन उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी। और इससे पहले कि हम अगली खबर पर जाएं, आपको आज दिल्ली के मौसम के बारे में भी बता देते हैं। आज दिल्ली वाले हैरान हो गए। भारत की राजधानी में आज काफी बारिश हुई और ओले पड़े और कई जगह तो सड़कों की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे देखकर ऐसा लगता था जैसे दिल्ली में बर्फ पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की वजह से लोकसभा में राजनीति की गर्मी थी, चुनावी गर्मी थी। लोकसभा आज एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि लोकसभा से लगातार ऊर्जा निकल रही थी और बाहर दिल्ली में ओले पड़ रहे थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपना जोरदार गर्मागर्म भाषण दे रहे थे, जोरदार आरोप लगा रहे थे, उस समय दिल्ली में संसद के बाहर बारिश चल रही थी और पूरी दिल्ली में ओले पड़ रहे थे। उनकी कुछ तस्वीरें आज हमारे पास हैं, आप ये तस्वीरें देखिए और ये भी देखिए कि कैसे दिल्ली में अचानक आज मौसम बदल गया। लेकिन दिल्ली का मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के बाद
चुनावी माहौल जरूर अगले कुछ महीनों तक बेहद गर्म हो जाएगा। और अब हम आपको सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन की पूछताछ का अपडेट देंगे। आज रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की। इससे पहले कल भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। आज हुई पूछताछ में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक ईमेल दिखाया और उस ईमेल से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे। इस ईमेल में क्या लिखा है ये समझने के लिए आपको 50 साल के रॉबर्ट वाड्रा के कल के जवाब सुनने चाहिए। कल जब ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से यह पूछा कि वो आर्म्स डीलर संजय भंडारी को जानते हैं, तो वाड्रा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं उसे नहीं जानता। जबकि लंदन में जिस संपत्ति को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है, उस संपत्ति को संजय भंडारी ने ही खरीदा था और उस फ्लैट का रेनोवेशन करवाने के बाद उसे बेच दिया था। फ्लैट बेचने के बाद यह पूरा पैसा स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया गया था और ईडी के मुताबिक यह कंपनी जिसमें यह पूरा पैसा जमा हुआ, ये रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है। लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के सामने संजय भंडारी को पहचानने या जानने से इनकार कर दिया। लेकिन आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक ईमेल दिखाया। सुमित चड्डा नामक एक व्यक्ति ने रॉबर्ट वाड्रा को यह ईमेल भेजा था। ईडी के मुताबिक सुमित चड्डा संजय भंडारी का रिश्तेदार है और लंदन वाली इस प्रॉपर्टी का रेनोवेशन सुमित चड्डा ने ही करवाया था और इसी विषय में सुमित चड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा को यह मेल किया था। इस ईमेल का रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब भी दिया था। अब यह देखिए कि इस ईमेल में लिखा क्या है। यह ईमेल 14 अप्रैल 2010 को सुमित चड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा को किया, जिसमें सीसी में संजय भंडारी भी था, यानी इसकी एक कॉपी संजय भंडारी को भी भेजी गई। संजय भंडारी को सीसी में रखा गया। रात को 9:12 पर किए गए इस ईमेल में सुमित चड्डा ने लिखा था, हाय रॉबर्ट, उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। क्या इस बारे में कोई अपडेट है कि पैसे कब भेजे जाएंगे? इस बारे में मुझे किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है और मैं बड़ा आभारी रहूंगा अगर आप मुझे कोई जानकारी दे पाएं ताकि मैं अपना कैश फ्लो प्लान कर पाऊं। इस मेल में आगे यह भी लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं ये प्रोजेक्ट किसी व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस काम को एक फेवर के तौर पर पूरा करना चाहता हूं। इस ईमेल से ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के पास सुमित चड्डा का पैसा फंसा हुआ था और उस पैसे को निकालने के लिए वो ईमेल कर रहा था। आगे सुमित चड्डा ने इस ईमेल में लिखा है कि उसने इस प्रॉपर्टी के फ्लोर्स, बाथरूम्स और हीटिंग सिस्टम्स के बचे हुए काम भी पूरे कर दिए हैं। सारा सामान खरीद लिया गया है और वुडन फ्लोर्स का काम भी शुरू हो गया है। इस ईमेल में आगे सुमित चड्डा ने यह भी जानकारी दी है कि अगले हफ्ते तक बाथरूम फिटिंग्स भी लग जाएंगी। ईडी के मुताबिक यह मेल इस बात को साबित करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि लंदन के इस फ्लैट के मालिक रॉबर्ट वाड्रा ही है। इस ईमेल से लगता है कि प्रॉपर्टी के मालिक रॉबर्ट वाड्रा थे और सुमित चड्डा इसका रेनोवेशन करवा रहा था। कल हमने आपको यह बताया था कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 1.9 मिलियन पाउंड यानी 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 17.5 करोड़ रुपए का फ्लैट था ये और इसके रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए 65,900 पाउंड यानी करीब 60 लाख रुपए और खर्च किए गए। अब आगे ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस ईमेल पर क्या जवाब दिया। रॉबर्ट वाड्रा का ईमेल देखने के बाद यह बात और साफ हो जाएगी कि लंदन की इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन था। 14 अप्रैल 2010 को सुमित चड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा को यह मेल लिखा और रॉबर्ट वाड्रा ने इसका जवाब 15 अप्रैल 2010 को रात 9:01 पर दिया, यानी अगले ही दिन। इस जवाब में वाड्रा ने लिखा, हाय, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपको कुछ नहीं मिला। सुबह इसके बारे में पता करूंगा और मनोज को इसे निपटाने दो।
मैं जल्द ही लंदन आऊंगा, अपना ध्यान रखना। इस मेल से यह साबित होता है कि लंदन की प्रॉपर्टी से रॉबर्ट वाड्रा कैसे जुड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने यह कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो संजय भंडारी को जानते हैं।